हाज़िर जनाब, बजट खुसूसी ट्रांसमिशन 2025-26 और सिलसिला जारी है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जुबैर मोतीवाला, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मोतीवाला साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सर, इस वक्त जब लास्ट हमने बजट देखा तो उस वक्त हुकूमत की तरफ से एक अच्छी बात कही गई कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। बिल्कुल। सर, लास्ट टाइम हम जो बजट आया तो उस वक्त ये हुकूमत की तरफ से कहा गया और माना गया कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। इस दफा आप क्या समझते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि अगर अवाम दोस्त बजट देने की कैपेसिटी हमारी होती इस साल तो हम IMF की सेकंड ट्रेंच में नहीं जाते। कई दफा वजीर आजम ने और वजीर खजाना ने कहा है कि जब हम केपेबल हो जाएंगे कि हम जो है ना इसके हम इन चीजों को हटा दें और तो हम फर्स्ट चॉइस वुड बी कि हम IMF से निकल जाएं। IMF से हम निकले नहीं है IMF की, बल्कि हमने बहुत ज्यादा सख्त शराइत भी मानी है इस दफा। और मैं नहीं समझता कि एक अवाम दोस्त बजट की कोई इनके पास कैपेबिलिटी है अवाम दोस्त बजट देने की भी नहीं है, इसलिए कि जो वसाइल हैं उससे जो खर्चात हैं वो ज्यादा हैं और हमारी जो इस वक्त जो हमने जो टारगेट्स मुकर्रर किए अपने लिए वो भी बहुत ज्यादा हैं। 17.5 ट्रिलियन का ये टारगेट है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टारगेट है। और फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करनी पड़ रही हैं। कंपल्शन है IMF का कि हम जो है ना वो आपका सैलरी फिक्स सैलरी के अंदर हम कुछ ना कुछ काम करें। इसके बाद आप ये देखेंगे सेल्स टैक्स में इजाफे की बात कर रहे हैं, फिर आप इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर नरमी करने की बात कर रहे हैं, विच इज अगेन द IMF's इंटरेस्ट कि दुनिया के जो माल बनते हैं वो पाकिस्तान के अंदर तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बजट जो है चाहते होंगे तो भी नहीं बना सकते ये। और सर, आप क्या समझते हैं जो गवर्नमेंट ने हमें नंबर्स बताएं कि पाकिस्तान के रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हुए हैं, इन्फ्लेशन रेट कम तरीन सतह पर आ गया, खासतौर पर पॉलिसी रेट की बात की जाती है, 11% पर पॉलिसी रेट है। आप समझते हैं ये नंबर्स जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं ग्राउंड रियलिटी भी यही है? बिल्कुल, देखें मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा अकाउंट करंट अकाउंट सरप्लस है, ट्रेड अकाउंट सरप्लस में हम आ गए हैं। हमारा होम रेमिटेंसेस जैसे वजीर खजाना ने बताया 38 बिलियन हो जाएगा, जो वेरी ऑल इज वेरी इंकरेजिंग। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल नीचे आ गया। इन्फ्लेशन तो 40% से डिफ्लेशन की तरफ चला गया, लेस देन 1% भी हुआ। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू कलेक्ट टैक्सेस। और ये टैक्स कलेक्ट करना, जहां आप एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं डालना चाहते, जहां आप और चीजों के अंदर अपनी आपकी मराद है, आज भी 5 ट्रिलियन के जो है ना हमने एग्जम्पशंस और हमारी जो है ना वो दी हुई है मराद उनको, तो हमारे पास वो तो है नहीं। मैं ये कहता हूँ कि देखें ये आप जितनी भी जो भी बात कर लें, ये जो इस साल का जो बजट है ये अभी भी हमारे हिसाब से और उनके हिसाब से भी कि हमको एक साल और हमको मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुशाइन बात ये है कि देखिए जब आपने इंटरेस्ट रेट कम किए तो आपको मैं फिगर्स देता हूं कि 681 की आपकी जो है ना बैंकों ने कर्जे दिए हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये पिछले साल से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि पहले इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री वायबल नहीं थी। अब ये होना शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल में इससे ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप आम आदमी की बात करते हैं तो उसमें महंगाई के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो इन्फ्लेशन नीचे गया है उसकी वजह ये नहीं है कि चीजें सस्ती हुई हैं, उसकी वजह ये है कि कैपेसिटी नहीं है व्हाइट कॉलर को खरीदने की सलाहियत नहीं है, खरीदने की कुव्वत उनके पास। इसलिए कि वो जो तनख्वाहों के अंदर या अपना स्कूल की फीस देगा या खाएगा या फिर आपकी वो ये जो अशिया जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बनाता है उसको खरीदेंगे। आप ये देख लेना कि अगर आपका पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूरा एक्सपोर्ट सब गिन लें तो वो उससे तो 38 बिलियन ज्यादा है। हमारा तो एक्सपोर्ट जो है वो 27-28 बिलियन और वो नॉन एसेंशियल मिला लें तो 35 बिलियन हो जाएगा। होम रेमिटेंसेस 38 बिलियन है। इट स्पीक्स वॉल्यूम। आपको इंडस्ट्री, आपको मुल्क किससे चलाना है? मुल्क आपने चलाना है अपनी कमाई से। होम रेमिटेंस अगर आपके लोग बाहर रहते हैं वो पैसा बेचते हैं, अगर वो आप काम करते हैं तो ये आपकी इकोनॉमिक कोई जीत तो नहीं है। आपको तो अपने जो आपका ट्रेड अकाउंट आज अगर सरप्लस है उसको आप निकाल दें तो मेरी एक्सपोर्ट होनी चाहिए 70 बिलियन की।
वो आज है 35 बिलियन, हम 50% पे खड़े हैं और 50% हम होम रेमिटेंसेस के ऊपर मुल्क को चलाते हैं। मतलब बहुत सारे सवालिया निशान हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एंड ऑफ द टनल हमको लाइट नजर आती है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-3-4 सालों में हम जो है ना कोई ट्रैक पे जाएंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त आगे बजट के बाद एक सिलसिला शुरू होगा बहस का। एक तरफ ये बजट जो है वो हमने IMF की ख्वाहिश पे बनाया है कि जिस तरह से वो चाहता था वैसे है, तो ये जो बहस का सिलसिला है, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई यूजफुल चीज़ हमें सामने नजर आएगी, कोई नतीजे पे हम जाएंगे? हम क्यों ये बहस कर रहे हैं जबकि इस वक्त सियासतदानों को भी ये बात पता है कि ये बजट क्यों बनाया जा रहा है, किसके डिक्टेशंस पे ये सब कुछ है, तो फिर बहस का क्या फायदा है? देखिए जी, बहस की बात नहीं है। आदमी जिसके पास जो बात करने की है, ये बात तो डेफिनेट है ना कि अगर IMF का कंपल्शन नहीं हो तो हम बेहतर बजट बना सकते हैं। ये तो बात है ना। हम इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर सकते हैं, हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम कर सकते हैं अगर IMF के कंपल्शंस ना हो। आप ये जितनी बातें करते थे, एक बात आप हमेशा सोचें कि अगर होम रेमिटेंसेस 38 बिलियन के हो सकते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट 100 बिलियन का या 70 बिलियन का क्यों नहीं हो सकता? उड़ान पाकिस्तान जो एहसान इकबाल ने दिया था वो तो कैसे चलेगा? उसके अंदर जो मेन बातें हैं वो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की बात है। यहाँ तो जो IMF का कंपल्शन है वो ये है कि आप कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद कर दे, उनकी गैस बंद कर दे और उसके ऊपर भी 3,500 रुपए उसके ऊपर 5% करके 20% का सेस लगाए और फिर इसके बाद उनको मुकम्मल बंद कर दे। कोई तैयारी नहीं है, जिसका मतलब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बंद करने जा रहे हैं। उसका कोई उन्होंने अभी जो सर्वे आया उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कल की तकरीर में कुछ हो। तो ये जो चीज है, आपने बिजली के रेट कम करने की बात की, 7 रुपए कम किए, अभी और कम करने की बात है, वो नहीं हो रहे। आपकी जो उसको देखें, जो गैस के अंदर जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर पावर सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन्ड है उसका 1050 रुपए दाम है। मैं जो अपना पावर हाउस लगा के बैठा हूं तो मेरा दाम 3,500 प्लस 5% है। तो मतलब ये कोई ऐसा है नहीं। लेकिन जब आपको बढ़ाना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, आपने रोजगार के मौके मुहैया करने हैं और रोजगार जो मिलेगा वो प्राइवेट सेक्टर से मिलेगा। इसको कोई गवर्नमेंट उसको नौकरियां नहीं दे सकती। ये मतलब अटल हकीकत है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा जब उसको नफा मिलेगा। बगैर नफे के कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आप अगर इसको देखें, आप क्विक इन्वेस्टमेंट्स में आप देखें स्टॉक एक्सचेंज कितनी बड़ी हो गई, कहां पहुंच गई, 3 गुना उसका हुजूम हो गया, 3 गुना उसकी प्राइसिंग हो गई। तो वो इसलिए है कि अभी दिया अभी ले लिया। अगर मैं इंडस्ट्री लगाता हूं तो मेरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इंडस्ट्री के साथ, और फिर इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो चीजें चाहिए मुझे, वो ये चाहिए, सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो मेरे रीजनल कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके बराबर मेरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। उनके बराबर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बगैर फ्लक्चुएशन के, बगैर लोड शेडिंग के, बगैर ब्रेकडाउन्स के मुझे चाहिए। वरना इंडस्ट्री वायबल नहीं होती जब आप ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं। तो हाई टेक किस्म की मशीनें हैं, उनके कार्ड जुड़ जाते हैं जब उनकी फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो मैंने अपना पावर हाउस चलाना जरूरी है, और अगर मैं चलाता हूं तो मैं 3,500 की गैस में मैं कुछ चला नहीं सकता। लिहाजा मैं एक बड़ी कंपनी जो टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से आती है, उसने KE से कनेक्शंस लिए, पूरा अपने आप को कन्वर्ट किया कि ठीक है ये सस्ता है। 2 दिन के बाद उन्होंने उसको वापस अपने गैस पे चले गए, इसलिए कि इतने सारे कार्ड उड़ गए, इतनी मशीनें खराब हो गई जिनको हिसाब ही। तो ये गवर्नमेंट को सारी चीजें सोच के समझ के ये सारे इकदाम लेने चाहिए। अगर IMF को ऐसी बात करता है तो ग्राउंड रियलिटी को तो देखना है ना कि भाई तो आप इंडस्ट्री बंद कराएंगे। आप अगर IMF ये कहता है कि आप इंपोर्ट के अंदर टैरिफ कम करें, इसका मतलब क्या है? अच्छा सर, एक और चीज की तरफ जो एक नौजवान जहन सोचता है वो ये सोचता है कि जब टैक्स देने की बात करते हैं और नौजवानों तक पे जो है उनके भी काम पे टैक्स लगा हुआ है, तो क्या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिर्फ टैक्स इनकम ही जो है काफ़ी होती है? क्या हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के अलावा एग्रीकल्चर और कोई शोबा ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे ग्रोथ कर सकें और यहाँ पे अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकें? क्या पाकिस्तान के पास सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स का ही मवाद रह गया है? क्या कहेंगे? सर आप मुझे सुन सकते हैं? वो पिछले 1 साल में या इससे पिछले साल से और पिछले साल को मिला लें तो कोई 3 बिलियन से ज्यादा बढ़ी है। 5.2 बिलियन था, 8.4 पे हमने एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किया है। अब मैंने ये कहा, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इसको आप और बढ़ाएं, मैं जब था TDAP का तो मैंने बड़ी मेहनत की, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा था एक्सपोर्ट सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा।
अगर एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता, ये मतलब सीधी सी बात है। तो एक सरप्लस क्या क्रिएट करूंगा मैं? रॉ चावल बेच के तो मैं बढ़ा नहीं सकता। सेसमे सीड जो 50 बिलियन जाता था, हमने उसको 1 बिलियन पे पहुंचा दिया, इसलिए कि वहां रूम था। अब उसकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, उसके लिए प्रोसेसिंग के अंदर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के नाम से एग्जीबिशन भी की। अब जरूरत इस बात की है कि हम एग्रीकल्चर की जो टैक्स की बात करते हैं, फिर एग्रीकल्चर लॉबिस्ट आ जाते हैं, हमारी असेंबलियां जो है ना उनसे वही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं रूरल एरिया की रिप्रेजेंटेशन से। इसका चेक करने का तरीका यह है कि देखें, आप इनकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करें। आप अगर चावल को सीरियल्स में और उसमें कन्वर्ट करते हैं तो इट गोज टू अबाउट 6 to 7 टाइम्स, आपको डॉलर्स मिल जाते हैं। ये तरीका कार है आपका एक्सपोर्ट बढ़ाने का। आपको वैल्यू एडिशन पे जाना पड़ेगा, फिर आईटी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये 2 सेक्टर मैं समझता हूं ऐसे सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को आईएमएफ से भी निकाल सकते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ग्राउंड रियलिटी ये भी आएगी कि जो फार्मर है ऑन ग्राउंड वो भी एक्सपोर्टर बन सकता है और बन जाएगा अगर इसकी वैल्यू एडिशन की जो मशीन्स हैं अभी हमने लेके आए उसके अंदर, वो अगर उसके ऊपर अगर मेहनत की जाए, गवर्नमेंट इस बात को समझे। और बस ये भी बता दीजिएगा, आप भी अभी बात कर रहे थे कि हुकूमत अखराजात, आमदन से ज़्यादा अखराजात की आप भी बात कर रहे थे। गवर्नमेंट कहाँ कट ऑफ कर सकती है, कहाँ एक्सपेंसेस को बचाया जा सकता है कि हमारे रिजर्व भी सेफ रहें और जो बोझ टैक्सेस के जरिए हम डाल रहे हैं वो भी कम हो सके? देखिए, अभी जो असेंबली की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई 188% और प्रोविंशियल असेंबली में भी बढ़ी, सेनेट में भी बढ़ गई, सब जगह बहुत ज्यादा मराहत आ गई। आपका जो है ना काम तो अपने घर से शुरू होता है, इसको आपको देखना चाहिए। साथ अखराजात कम करना इस वक्त की जरूरत है, अखराजात बढ़ाना तो सवाल ही पैदा होता है, जो है उसको कम करने की जरूरत है और यही एक तरीका है जिससे हम चलेंगे। किफायतशारी है, जब देखिए घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा किफायतशारी करते हैं, कुछ खाने पीने में कम करते हैं, कुछ कहीं और कम करते हैं, कुछ एसी नहीं चलाते कि बिल आ जाएगा तो कहां से भरेंगे। ये इसी तरह से मुल्क भी चलते हैं। मुल्क के अंदर आपको किफायतशारी करनी पड़ेगी। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत आपने बात कही है और यही एक कौमों की दलील है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी है और सबसे पहले अपनी किफायतशारी ज़रूरी है। मैं बिलाल अहसन की तरफ आऊँ, लेकिन पहले मैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ, क्योंकि बहुत शॉर्ट सी बात करके जो आगे निकल जाते हैं। बिलाल अहसन साहब के पास जब स्क्रीन आएगी तो फिर बिलाल अहसन साहब जो है वो पूरा उसका फ़ायदा भी उठाना है और हमें भी फ़ायदा उठाना है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जैसे बात की, इस पर मज़ीद क्या रोशनी डालेंगे कि हम अपनी चीज़ों को तो बेहतर कर नहीं रहे, हम और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से अभी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे अभी बात हो रही है कि सबसे पहले सफाई इंसान अपने घर से स्टार्ट करता है, डेफिनेटली कि गवर्नमेंट के अपने अखराजात हैं, ऐसे गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपके लॉसेस में जा रहे हैं, उसको आप सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। इस वक्त सब्सिडी एक ज़माने में गवर्नमेंट दिया करती थी, टेक्सटाइल को देती थी, लेदर गारमेंट्स को देती थी, जिससे हमारी एक्सपोर्ट प्रमोट होती थी। अब बिल्कुल एक अलग सेक्शन हो गया। अब सब्सिडी जो जा रही है वो PIA को जा रही है, पाकिस्तान रेलवे को जा रही है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम पाल रहे हैं, अपनी जेबों पे बोझ डाल करके हम इनको पाल रहे हैं। या तो हम इनको बंद कर दें आज, एक कोई कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा कि आप जो है एक पूरा एक निज़ाम को आपने एक इंडस्ट्री के बिल्कुल बंद किया हुआ है और उसको अपनी जेब से आप पैसा दे रहे हैं। आप सोचें कि मैं अगर फैक्ट्री पे लॉस कर रहा हूँ तो मैं कर्ज लेकर के कैसे मैं चला सकता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इंसान जो इंडस्ट्री हमारी लॉसेस में जा रही है या जो बंद है उसको फौरी तौर के ऊपर कोई भी ऐसा फार्मूला लाएँ या कोई ऐसा बिल पेश किया जाए जिसके ज़रिए इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, ये लायबिलिटी कम से कम ख़त्म की जाए। सही है सर। बिलाल अहसन साहब और हसनैन भी काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं। हसनैन, क्या आप पूछना चाह रहे थे बिलाल अहसन साहब से? मैं बिलाल साहब से बस ये पूछना चाह रहा था कि आपने ज़ुबैर मोतीवाला साहब की बातें सुनी, काफ़ी उन्होंने कहा कि अखराजात कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस खत्ते में सबसे महंगी बिजली तो है, ये एक चैलेंज तो है, लेकिन गवर्नमेंट है, पूरी टीम है, गवर्नमेंट को पता होता है कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी तो गवर्नमेंट ने सोचे होंगे कि इकोनॉमी को चलाना किस तरह है, इंडस्ट्री को चलाना किस तरह है। क्या तजवीज़ करेंगे कि होना क्या चाहिए असल में? देखिए जी, आप भी मीडिया पे, हम भी मीडिया पे, मेरे ख्याल तमाम लोग जो है वो फील्ड में भी हैं। ज़ुबैर साहब ने जो बात की
बात ये है कि ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें कि सोलर है, विंड है, लेकिन बहुत ही माजरत के साथ ये है कि विंड जो एनर्जी की तरफ जो है उसमें कुछ इतनी ज़्यादा जो है करप्शन हुई कि वो बिल्कुल तकरीबन जो है वो बंद हो गया। सोलर को देख लें, आए दिन ये अफवाह उड़ती है कि सोलर पे जो है टेस्ट लग रहा है, ये लग रहा है, वो, लेकिन बहरहाल ऐसे कोई अभी तक कोई बात नहीं हुई। मैं सिंपल सी बात करूँगा, जो अभी बात भी की मसूद भाई ने और शिवर की, क्या पाकिस्तान की माशी तरक्की का बेड़ा गर्क करने में सिर्फ हुकूमत का हाथ है? हमारा और आपका हाथ नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट को जब किसी भी टाउन सनती इलाकों में प्लॉट फैक्ट्रीज के प्लॉट दिए जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्री तामीर नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देते हैं। उसकी वाहिद मिसाल कॉटेज इंडस्ट्री नॉर्दर्न बाईपास, कॉटेज इंडस्ट्री नॉर्दर्न बाईपास पे बहुत बड़ी मतलब एक एरिया था, समझे ना अफजल भाई। वहाँ गया मैं सर्वे करने के लिए, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री के लिए प्लॉट्स नहीं मिल रहे। और जो इदारा है कॉटेज इंडस्ट्रीज के, या आपके छोड़े हैं इस बात को कि स्मॉल इंडस्ट्री की करता धरता है, तो वो भी मिले हुए हैं एंड इंडस्ट्रीज भी मिले हुए हैं। उन्होंने प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीद के छोड़ दिया कि इसकी कीमत बढ़ती रहेगी, और फिर वो इदारों के साथ वो कमी कीमतें, मतलब ये कि वो बढ़ी, और उसके बाद फिर उन्होंने बेच दिया उसको। क्या अंडर इनवाइसिंग गवर्नमेंट करती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्मगलिंग क्या गवर्नमेंट करती है? ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप दुरुस्त समझें कि गिव एंड टेक होता है, कि अगर स्मगलिंग करने को रोकने वाले इदारे हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं, और जो कर रहे हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं। आए दिन आप जाके देखें कि वो FBI वाले जो छापे मार रहे होते हैं, इनलैंड रेवेन्यू वाले, इस दुकान को सील कर दिया, उसको कर दिया, इसको कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। रही बहुत माजरत के साथ मैं ये बात करूँगा कि हमारे ताजिरों में इत्तेहाद नहीं है। हमारे ताजिर जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटे हुए हैं, कोई फेडरेशन की सियासत लड़ रहा है, कोई चैम्बर की सियासत लड़ रहा है, ठीक है जी। सनती एसोसिएशन टाउन से, मसूद भाई बैठे सनती एसोसिएशन के चेयरमैन है, मुझे एक बताइए कौन कौन से टाउन एसोसिएशन किस ग्रुप के हैं और कौन कौन से टाउन एसोसिएशन किस ग्रुप के हैं? ये आप भी जानते हैं बेहतर, और मैं भी जानता हूँ। अपनी जगह हकीकत है आपकी, मैं लेट मी फिनिश। अब सवाल ये पैदा होता है कि चोर आपके घर में उस वक्त दाखिल होता है जब आप दरवाजा खुला छोड़ देते हो, ठीक है जी। आप लड़के, आप आपस में लड़कर और एक दूसरे की चुगली करके, एक दूसरे की कमजोरियों को बता के, उसके बाद आप गवर्नमेंट को रास्ता देते हो क्या आप मसूद साहब के खिलाफ कार्रवाई करें, अफजल हमीद के खिलाफ कार्रवाई करें, मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। बड़ा रास्ता हम खुद देते हैं ना। नेचुरली इंडस्ट्रियल अलायंस बनी, एक 7 इंडस्ट्रीज आपके सनती एरिया हैं, इसके एक अलायंस बनी। एक अलायंस ये बनी कि वो अलायंस जो है हुकूमत को तमाम सनती इलाके, जो 7 सनती इलाके हैं कराची शहर के अंदर, उसके मसाइल बताएंगे। क्या हुआ? उस पर कब्जा हो गया, एक ग्रुप ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद ये वो अपने मफादात के लिए इस्लामाबाद जाते हैं और अपना काम करा के आ जाते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं इसमें बिल्कुल भी बरमला कहूँगा, और मेरे ख्याल में हकीकत बतानी भी चाहिए। मसूद भाई बैठे हैं, अफजल साहब भी बैठे हैं, और बिल्डर में जिस तरह बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब रही बात ये कि सवाल ये थे कि गवर्नमेंट को आपकी बात क्यों नहीं सुनती? गवर्नमेंट इसलिए आपकी बात नहीं सुनती कि अगर सपोज के मसूद साहब किसी पोस्ट पर बैठे हैं, एक प्रॉब्लम है, मिसाल के सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की लाइन नहीं है, ये नहीं, ये चेयरमैन है, ये गए CM से मिले, अब CM से मिले, CM से मिलने के बाद ये वज़ीर बल्दियात से मिले, सब कुछ हुआ। उसमें होता क्या है कि पीछे से इनके जो मुखालिफ होते हैं वो इनकी टांग खींचते हैं, वो इनकी टांग खींचते हैं। अच्छा, ओवरऑल जो आपकी बात से हम नतीजा कर रहे हैं वो ये कि बहैसियत कौम जो है वो हम जवाल पजीर हैं, और जहनी सतह पे तो सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज़ का मतलब नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करने में और मुल्क को तरक्की देने में इंडिविजुअल का भी हाथ होता है। और जब हम इंडिविजुअल के हाथ की बात करते हैं तो फिर तालीम और सेहत के मैदान में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और 2 सूबे हम देखते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध। बलूचिस्तान की तो अपनी एक जोग्राफियाई वहदत है, तो वहाँ के मसाइल हैं। सिंध में भी एजुकेशन का मयार जिस तरह से नीचे गिर रहा है, तो वो तमाम चीज़ें भी तवज्जो के तलब हैं कि किस तरह से इसको भी ग्रोथ की तरफ लाया जा सकता है। मज़ीद हक़ाइक़ पे से पर्दा उठाना है। बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।